स्वागत है। आज हमारे पास नरेंद्र कठेत जी का लिखा एक बहुत ही दिलचस्प लेख है। ये कहानी एक अखबार की है, लेकिन सिर्फ एक अखबार की नहीं। सही बात है। ये एक व्यक्ति, एक समुदाय और पहाड़ों की उस आत्मा की कहानी है जो कागज पर छपती थी। हम बात कर रहे हैं राजीव लोचन शाह और उनके जुनून नैनीताल समाचार की। बिल्कुल। लेख की शुरुआत में एक लाइन है, जय बद्री, जय केदार, जय कुमाऊं, जय गढ़वाल। और कहते हैं कि इन नारों की तरह ही राजीव लोचन शाह और नैनीताल समाचार को अलग करना मतलब सोचना भी मुश्किल है। एक दूसरे में समाये हुए हैं। हाँ, तो आज हम इसी रिश्ते, इसी सफर और इसकी विरासत की गहराई में उतरेंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक स्थानीय अखबार की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उस छोटी स्वतंत्र आवाज की कहानी है जो बड़े शोर में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। बिल्कुल, ये उसूलों की पत्रकारिता की कहानी है। एक ऐसी पत्रकारिता जो सिर्फ खबरें नहीं देती, बल्कि एक आंदोलन बन जाती है। और आज के दौर में तो ये और भी प्रासंगिक हो जाता है, जब मीडिया का पूरा परिदृश्य ही बदल चुका है। सही कहा। तब ये समझना कि एक छोटा सा पाक्षिक अखबार सिर्फ नैनीताल का होकर भी पूरे पहाड़ी क्षेत्र की आवाज कैसे बना और दशकों तक बना रहा, ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। तो फिर कहानी को वहीं से पकड़ते हैं जहां से ये शुरू हुई। शुरुआत से। तारीख थी 15 अगस्त 1977। देश आपातकाल के साए से बस बाहर निकल ही रहा था। हाँ, एक नई ऊर्जा थी, एक नई उम्मीद थी। और उसी दिन एक 26 साल का नौजवान राजीव लोचन शाह अपने दो साथियों हरीश पंत और पवन राकेश के साथ नैनीताल समाचार का मुख्य संपादक बनकर ये सफर शुरू करता है। सिर्फ 26 साल की उम्र में? हाँ, मुझे तो ये सोचकर ही हैरानी होती है कि इतनी कम उम्र में कोई इतना बड़ा बीड़ा कैसे उठा सकता है। वो दौर ही शायद कुछ ऐसा था, अभिव्यक्ति की आजादी का एक नया मतलब समझ में आया था लोगों को। अच्छा। और नैनीताल समाचार उसी लहर का एक हिस्सा था। हाँ, मैंने पढ़ा, कोई बड़े बड़े दावे नहीं थे। बिल्कुल नहीं, बस लिखा था, स्वाधीनता दिवस पर नैनीताल समाचार का प्रवेशांक प्रस्तुत करते हुए हम पाठकों का अभिनंदन करते हैं। पाठकों से अनुरोध है कि वे पत्रिका को अपना स्नेह तथा मार्गदर्शन दें। बस इतनी सी बात। हाँ, बस एक शुरुआत। 12 पेज, 50 पैसे कीमत। और इस शुरुआत पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? क्या इसे गंभीरता से लिया गया? प्रतिक्रियाएं न सिर्फ बहुत तेजी से आईं, बल्कि बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जगहों से आईं। जैसे कि चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी। ओह वाह! उन्होंने पहले ही महीने में एक पत्र लिखा और कहा, मुझे आशा है कि ये नवोदित पत्रिका पहाड़ों में पत्रकारिता को नई दिशा देने वाली बनेगी। पहले ही महीने में? ये तो बहुत बड़ा भरोसा था। बहुत बड़ा। और सिर्फ वो ही नहीं, जन आंदोलनों से जुड़े कुंवर प्रसून और प्रताप शिखर जैसे लोगों ने भी इसे हाथों हाथ लिया। एक ने लिखा, उत्तराखंड में अभी तक ऐसा अखबार नहीं निकला था जिसका स्वस्थ और स्वतंत्र चिंतन हो। मतलब लोगों को वाकई एक ऐसी आवाज की जरूरत महसूस हो रही थी। बहुत शिद्दत से। दूसरे ने तो इसकी तुलना उस समय की प्रतिष्ठित पत्रिका दिनमान से कर दी। दिनमान से? हाँ, और कहा कि यह दूर दराज के गांव में दिनमान की कमी को पूरा करता है। तो इससे साफ था कि पहाड़ को एक ऐसी आवाज चाहिए थी जो सिर्फ खबरें न दे, बल्कि सोचे, समझे और सवाल भी करे। शुरुआती प्रतिक्रियाएं तो शानदार थीं, लेकिन एक खतरा हमेशा रहता है जब किसी पत्र का नाम नैनीताल समाचार हो, कि वो स्थानीय होकर रह जाएगा। हाँ। क्या लोग इसे सिर्फ एक शहर का, एक जिले का अखबार मानकर नजरअंदाज कर सकते थे? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और ये भ्रम कुछ लोगों को हुआ भी। अच्छा। मुंबई से एक पाठक थे, पीयूष पांडे। उन्होंने लिखा भी, पहले पत्र के नाम से सीमित स्थानीयता का भ्रम हुआ था। लेकिन उन्होंने आगे जोड़ा, विषय वस्तु की व्यापकता इसे पर्वतीय क्षेत्र का प्रतिनिधि पत्र बना देती है और यही नैनीताल समाचार की असली ताकत थी कि नाम स्थानीय पर सोच और चिंताएं पूरे पहाड़ की। बिल्कुल। और ये व्यापकता, ये बड़ी सोच आ रही थी संपादक के उसूलों से। हाँ, जाहिर है। राजीव जी अक्सर अज्ञे जी के कहे शब्दों को दोहराते थे कि जब हजारों पेड़ कटते हैं तब जाकर एक दिन का अखबार तैयार होता है। अतः लिखने से पूर्व लेखक रचना को इस दृष्टिकोण से परखे कि वह इस योग्य है भी या नहीं। आज के दौर में ये बात सुनने में मतलब अविश्वसनीय लगती है। बिल्कुल। हम क्लिकबेट और वायरल कंटेंट के युग में हैं, जहां कंटेंट सेकंडों में बनता और भुला दिया जाता है, और उस समय एक संपादक अपने हर शब्द को प्रकृति की इस कीमत पर तौल रहा था। ये सिर्फ नैतिकता नहीं थी, ये पत्रकारिता को एक पवित्र काम मानने जैसा था। सही कहा। और यही जिम्मेदारी का भाव था कि कागज पर छपने वाला हर शब्द सार्थक हो। लेकिन जब आप इतनी ईमानदारी से लिखते हैं तो खतरे भी बढ़ जाते हैं। हाँ। राजीव जी ने खुद इस डर का जिक्र किया है
उन्होंने लिखा, मैं लिखता किसी और भाव से हूँ और भाई लोग नियत में खोट ढूंढने लग जाते हैं, अतः लिखने में डर भी लगता है। फिर भी लिखना तो चाहिए ही। इसका मतलब वो जानते थे कि सच लिखने के, बेबाकी से अपनी बात रखने के नतीजे क्या हो सकते हैं। वो जानते थे लोग नाराज होंगे, शायद दुश्मन भी बनेंगे, फिर भी उन्होंने लिखना चुना। क्यों? क्योंकि उनके लिए पत्रकारिता का मतलब चुप रहना था ही नहीं। 1978 के एक संपादकीय में उन्होंने एक बहुत गहरी बात लिखी। क्या? उन्होंने लिखा, जब आप चुप्पी साध लेते हैं तब यह खतरा और भी बढ़ जाता है कि आप शोषण की प्रक्रिया का मूक समर्थन कर देते हैं। वाह। ये लाइन तो नैनीताल समाचार के पूरे दर्शन को साफ कर देती है। एकदम। मतलब उनकी पत्रकारिता निष्पक्ष या तटस्थ होने का दावा नहीं कर रही थी। वो खुलकर कह रही थी कि हम चुप नहीं रहेंगे, हम शोषित के पक्ष में खड़े होंगे। बिल्कुल, ये पत्रकारिता की सबसे पुरानी बहसों में से एक है और नैनीताल समाचार का जवाब साफ था कि तटस्थता का मतलब शोषक का साथ देना है। हाँ, उनकी नजर में यही था, इसलिए उनकी पत्रकारिता पक्षधर थी, पहाड़ के लोगों की, पर्यावरण की, हाशिए पर खड़े समाज की पक्षधर। तो एक तरफ ये मजबूत उसूल, समाज की आवाज बनने का जज्बा, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ आदर्शों पर एक अखबार चल सकता है? नहीं चल सकता, क्योंकि हकीकत अक्सर बहुत अलग होती है। और वो हकीकत से सामना करने का मोड़ बहुत जल्दी आ गया। कितनी जल्दी? सिर्फ 5 साल के अंदर 1982 तक आते आते अखबार के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। ओह। ऐसा लगा कि शायद ये सफर, ये सपना यहीं खत्म हो जाएगा। 1 मई 1982 के अंक में राजीव जी ने पाठकों के नाम एक बहुत ही सीधी और ईमानदार चिट्ठी लिखी थी। वहाँ बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने लिखा, 5 साल के बाद नैनीताल समाचार के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा है। फिर वो आगे लिखते हैं, इसका कारण आर्थिक नहीं है। हाँ, ये बहुत अजीब बात थी। वही तो, अगर कारण आर्थिक नहीं था तो फिर क्या था? कारण था इंसानी ऊर्जा और सहयोग की कमी। एक छोटी सी टीम इतने बड़े मिशन को कब तक खींच सकती थी? शायद वो थक रहे थे। बिल्कुल, उन्हें लग रहा था कि वो अकेले पड़ गए हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे असाधारण बात हुई वो थी उनकी अगली लाइन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रकाशन बंद करने का ऐलान नहीं किया, उन्होंने गेंद पाठकों के पाले में डाल दी। मतलब? उन्होंने लिखा, यह निर्णय हमारे हाथ में नहीं है, हम पाठकों पर निर्भर हैं कि वे हमें सलाह देते रहें, और फिर इस निर्णयात्मक घड़ी में आपकी चुप्पी हमें कष्ट देगी। ये तो एक बहुत बड़ा जुआ था। बहुत बड़ा। क्या होता अगर पाठक चुप रह जाते? अगर लोगों ने कह दिया होता है कि ठीक है, आप थक गए हैं तो बंद कर दीजिए। यही तो जोखिम था। लेकिन राजीव जी और उनकी टीम ने इन 5 सालों में सिर्फ एक अखबार नहीं बनाया था, उन्होंने एक समुदाय बना लिया था। बिल्कुल, उन्हें विश्वास था कि ये अखबार अब सिर्फ उनका नहीं बल्कि लोगों का बन चुका है, और उनका ये विश्वास सही साबित हुआ। लोगों ने उस चुप्पी को तोड़ा होगा। हाँ, और अपनी सामूहिक इच्छा शक्ति से अखबार को जिंदा रखा। नैनीताल समाचार उस दिन बंद होने से बच गया क्योंकि उसके पाठकों ने उसे मरने नहीं दिया। ये कहानी को एक बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाता है। ये सिर्फ एक प्रकाशन की कहानी नहीं बल्कि एक समुदाय के अपनी आवाज को बचाने की कहानी है। तो इस संकट से निकलने के बाद सफर आगे बढ़ा और 25 साल भी पूरे हुए। हाँ, और 25 साल पूरे होने पर एक वृहद संकलन निकाला गया, नैनीताल समाचार 25 साल का सफर। उस संकलन की भूमिका में भी राजीव जी की वही विनम्रता दिखती है। हाँ, वो लिखते हैं, 15,000 पेजों की सामग्री से 400 पृष्ठ की सामग्री का चुनाव असंभव। हाँ। मूर्खता होगी। मतलब वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि भविष्य में कोई शोधार्थी शायद उनके चयन को बेकार समझे। ये एक संपादक का आत्मविश्वास भी है और अपनी सीमाओं की गहरी समझ भी। एकदम। ये तो है 25 साल के बाद, लेकिन आज लगभग 47 साल बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। बहुत ज्यादा। ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया, सूचनाओं का सैलाब। इस नए दौर में नैनीताल समाचार जैसी पत्रिका खुद को कहाँ पाती है? ये आज उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, और लेख में इसका भी जिक्र है। 15 अगस्त 2023 के अंक में 46 साल पूरे होने पर संपादक ने फिर एक बहुत ही ईमानदार और कह सकते हैं कि मार्मिक स्वीकारोक्ति की। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा, हम प्रिंट मीडिया में हैं और ब्रेकिंग न्यूज के इस दौर में हमारी बासी खबरों का कोई महत्व नहीं रह जाता। नई पीढ़ी को अपने लायक नैनीताल समाचार में कुछ मिलता नहीं। इन हालातों में हम अपना रास्ता टटोल रहे हैं। ये पढ़ना तक मुश्किल लगता है। एक ऐसी संस्था जिसने
पीढ़ियों को प्रभावित किया, वो आज अपनी प्रासंगिकता को लेकर इतनी बड़ी दुविधा में है। तो क्या इसका मतलब है कि यात्रा अब अपने अंत की ओर है? बिल्कुल नहीं। उसी लेख में वो आगे लिखते हैं, बहरहाल यात्रा जारी है, रुकी नहीं है। शायद खबरें देने का तरीका बदल गया हो, लेकिन उनका मिशन नहीं बदला। किस तरह से? उन्होंने बताया कि कैसे नैनीताल समाचार आज भी उदीयमान पत्रकारों के लिए एक नर्सरी की तरह है, एक स्कूल जहां से सीखकर पत्रकार बड़े बड़े संस्थानों तक पहुंचे हैं। अच्छा, तो अब ये एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया है। हाँ, और ये आज भी पहाड़ के साहित्य, कला और संस्कृति का सबसे बड़ा संरक्षक है। तो शायद अब ये ब्रेकिंग न्यूज का माध्यम नहीं, बल्कि विचारों और संस्कृति को सहेजने का माध्यम बन गया है। और ये संस्कृति से जुड़ाव सिर्फ लेखों तक सीमित नहीं है। लेख में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। हाँ, हरेला पर्व का। बताइए उसके बारे में। कुमाऊं का एक बहुत बड़ा लोक पर्व है हरेला, और नैनीताल समाचार हर साल हरेला के अंक के साथ अपने पाठकों को डाक से हरेले का तिनड़ा भी भेजता है। सच में? एक दिन का? हाँ, एक छोटा सा हरा तिनका। ये बहुत छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। मैं यही सोच रही थी, ये एक अखबार को सिर्फ सूचना का स्रोत नहीं, बल्कि एक पारिवारिक परंपरा का हिस्सा बना देता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा भावनात्मक रिश्ता है जो कोई न्यूज वेबसाइट या टीवी चैनल कभी नहीं बना सकता। कभी नहीं। ये दिखाता है कि अखबार अपने समुदाय की आत्मा को, उसकी रूह को समझता है और उसे कागज के टुकड़े से कहीं ज्यादा एक सांस्कृतिक अनुभव बना देता है। और शायद यही वो चीज है जो इसे आज भी जिंदा रखे हुए है। मुझे भी यही लगता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो हमने एक संपादक और एक अखबार के सफर को देखा जो एक दूसरे की पहचान बन गए। बिल्कुल। हमने उसूलों पर चलने का साहस देखा, एक बड़े संकट का सामना करने और समुदाय की ताकत से उससे उभरने का जज्बा देखा, और एक ऐसी यात्रा देखी जो चुनौतियों के बावजूद रुकी नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक अखबार की नहीं, बल्कि एक विचार के जिंदा रहने की कहानी है। हाँ, ये दिखाती है कि अगर किसी प्रयास की जड़ें अपने समाज और संस्कृति में गहरी हों, तो वो बड़ी से बड़ी आंधियों का सामना कर सकता है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ते हैं। राजीव लोचन शाह खुद चिंता जताते हैं कि नई पीढ़ी को शायद इस अखबार में अपने लायक कुछ नहीं मिलता। और यही आज का सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है। क्या? कि आज के डिजिटल और तुरंत खबरों के दौर में नैनीताल समाचार जैसी गहरी, विचारशील और समुदाय से जुड़ी पत्रकारिता का भविष्य क्या है? कोई प्रकाशन अपनी विरासत और मूल्यों को, अपने उस हरेले के तिरने वाले भावनात्मक जुड़ाव को एक नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचा सकता है, बिना अपनी आत्मा खोए? हाँ, बिना अपनी आत्मा खोए। ये सवाल सिर्फ नैनीताल समाचार के लिए नहीं है, हर उस संस्था के लिए है जो बदलते वक्त में अपनी पहचान बचाए रखना चाहती है।